वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे और ये मैट्रिसेस यूनिट में आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। यहाँ पे इक्वेशन दिए है 3 XYZ के फॉर्म में। हमें चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर है तो फिर हमें उसको सॉल्व करके XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम ये गिवन 3 इक्वेशंस जो XYZ के फॉर्म में है यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 3 इक्वेशंस को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय टोटल 3 मैट्रिक्स बनेंगी। पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जैसा हमने कहा यहाँ तीन मैट्रिक्स बनेंगी। तो ये देखो, यहाँ पहला मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसमें हमें तीनों इक्वेशन में जो XYZ का कोएफिशिएंट है उसका हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में XYZ का कोएफिशिएंट है 5 3 7, सेकेंड इक्वेशन में है 3 26 2 एंड थर्ड इक्वेशन में है 7 2 10। तो फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स में XYZ अननोन रखना है और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसमें इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स थे वो यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स कहो, लास्ट मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स कहो और बीच वाले मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स कहो। तो यहाँ पे इक्वेशन बनता है AX इक्वल टू B। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसका हमें आगे यूज होगा जब कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो हमने अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स कहेंगे और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स C इक्वल टू हम लिखेंगे C इक्वल टू A कोलन B। इसमें हमें A और B को कंबाइन करना है। तो देखो, सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे। तो A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है हमारे पास ऑलरेडी, तो वहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और ये देखो, ये A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स बिल्कुल उसके साइड में लिखना है। B के एलिमेंट्स है कॉलम फॉर्म में 4 9 5, तो वो हम लिख लेंगे। तो ये देखिए, बीच में हम पार्टीशन भी शो कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि A कौन सा है और B कौन सा है। देखो, ये हम यहाँ पे ये देखो, ये पार्टीशन कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 कॉलम्स के जो एलिमेंट्स है वो A के एलिमेंट्स है और लास्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो B के एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A और B को हमने कंबाइन करके C मैट्रिक्स बनाया है। अब हमें अगर सिस्टम को चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले ये C मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करो, ये C मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है क्या? देखो, ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। क्या यहाँ तीनों प्लेस पे 0 है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों प्लेस पे 0 ले आएंगे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जब तक 0 नहीं होंगे तब तक आप उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, और उसके बाद ही हम कंसिस्टेंट है कि नहीं वो हमें बाद में पता चलता है। तो ये 3 प्लेस पे 0 ले आने के लिए हम यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। देखो, यहाँ पे हम R2 और R3 के लिए इक्वेशन बना रहे। R2 का इक्वेशन 5 R2 माइनस 3 R1 एंड R3 का इक्वेशन 5 R3 माइनस 7 ऑफ R1, ठीक है। तो चलो नया मैट्रिक्स बनाएंगे C मैट्रिक्स। उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, सेकंड रो और थर्ड रो में न्यू एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो हम यहाँ रफ में यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हैं, जरा साइड में रफ वर्क आपको बताते हैं। देखो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स R2 की जगह रख रहे हैं एंड फर्स्ट रो के एलिमेंट्स R1 की जगह रख रहे हैं। नेक्स्ट है 5 इंटू 26 माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 121। R2 वाली इक्वेशन में सब कुछ हम ये पुट कर रहे हैं। उसके बाद 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ ये 10 माइनस ये 21, तो ये माइनस ऑफ 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 4, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33, ठीक है। आप चाहे तो बीच में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड हो तो। सेकंड रो के एलिमेंट्स हमें फाइनली मिल चुके हैं। अब
थर्ड रो के एलिमेंट्स देखते हैं। थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए आपको R3 वाली इक्वेशन का यूज करना है। तो R3 के एलिमेंट्स R3 की जगह रखना है और R1 के एलिमेंट्स R1 की जगह रखना है। तो 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5 0 हो गया। देन 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। ये माइनस 11 में रहेगा क्योंकि माइनस 21 है इसलिए। उसके बाद है 5 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1, दैट इज 50 माइनस 49। और लास्ट में 5 इंटू 5 माइनस यहाँ पे 7 इंटू 3, सॉरी 7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में आएगा माइनस 3। तो ये फाइनली देखो हमने सी मैट्रिक्स, नया सी मैट्रिक्स बना लिए हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ किया है, R2 R3 इक्वेशन का यूज़ किया है और हमने R2 और R3 माने सेकंड रो थर्ड रो में न्यू एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। अब चेक करो क्या इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से जीरो हो गए? नहीं, दो जगह जीरो आ गया, एक और जीरो चाहिए, जहां पे माइनस 11 लिखा है ना वहां पे जीरो चाहिए, यानी थर्ड रो में जीरो चाहिए। तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिखो R3 इक्वल टू 11 इंटू R3 प्लस ऑफ R2, माने सेकंड रो का कैलकुलेशन आपको थर्ड रो का कैलकुलेशन आपको सेकंड रो के साथ करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, देखो रफ वर्क साइड में बता रहे, ठीक है। थर्ड एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा और फोर्थ एलिमेंट भी ये जीरो हो जाएगा। देखो हमने R3 वाले ये इक्वेशन का यूज कर रहे हैं और थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, सभी एलिमेंट 0 0 0 0 हो गए। अब देखो क्या इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है? यस, बिल्कुल लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है। तो इसका मतलब अब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हम आसानी से कंसिस्टेंट है कि नहीं सिस्टम वो पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स है वो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स हो जाएंगे और लास्ट जो कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ए और बी को अलग अलग करो। देखो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जो सी मैट्रिक्स मिला है ना उसमें ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम बाहर निकाल रहे हैं। ये देखो ए के एलिमेंट्स आपके सामने हैं और बी के एलिमेंट्स भी साइड में निकाल लो। ये ए और बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमें इसका यूज़ करना है। तो ए के एलिमेंट्स हमने बाहर निकाल लिए, मतलब ए मैट्रिक्स बाहर निकाल लिए और बी मैट्रिक्स भी हमने बाहर निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना है? सी और ए का रैंक चेक करना है। अब आपको रैंक पता करते आना चाहिए। तो रैंक यानी क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की जो संख्या होती है वही उसका रैंक होता है। देखो सी मैट्रिक्स में कितने रो है? 3। तो फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो भी नॉन जीरो है। फर्स्ट रो नॉन जीरो है तो सामने लिखेंगे NZ, सेकंड रो नॉन जीरो है तो भी लिखेंगे NZ, थर्ड रो में जीरो है, थर्ड रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो सामने लिखे Z। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो की संख्या हो गई 2, तो रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2। और अब रैंक ऑफ ए का रैंक पता करना है तो ए का फर्स्ट रो नॉन जीरो है, लिख लेंगे NZ। देखो यहाँ पे छोटा छोटा सा लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको ये NZ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो जीरो, यानी नॉन जीरो रो की संख्या हो गई 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? दोनों का रैंक सेम है क्या? यस, दोनों का रैंक सेम है और वो क्या है? वो 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ सी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। देखो नंबर ऑफ अननोन की संख्या 3 है, XYZ, तो अननोन की संख्या से ये कम है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमेशा ध्यान में रखो अगर सी और ए दोनों का रैंक अगर सेम हो और अगर वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में लिखना कंपलसरी है, तो हमने ये लिख लिए। अब वो सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। जैसा हमने कहा था कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमने दिए थे ना, AX इक्वल टू B, उसका हमें यूज़ करना है। तो चलो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो कि है AX इक्वल टू B, उसमें हम A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें X मिल जाएगा। X यानी XYZ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसिस्टेंट होने के बाद आपको चेक करना होता है, मतलब आपको सॉल्व करना होता है। पहले आपको सिस्टम चेक कर लेना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो ही फिर ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो हम इक्वेशन नंबर 1 में AX इक्वल टू B में A का A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, मतलब सब कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो
तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी रो इंटू कॉलम करना है, तो रो इंटू कॉलम करेंगे तो 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेकंड में सेकंड रो इंटू कॉलम करो तो 0x प्लस 121y माइनस 11z इक्वल टू 33, और थर्ड रो इंटू कॉलम नहीं होगा क्योंकि सभी टर्म्स थर्ड रो के 0 हैं। ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर ए एंड बी कहेंगे। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको कुछ कंसिडरेशन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट z इक्वल टू k, z का वैल्यू k अज्यूम करो, इट इज अ नॉन जीरो स्केलर, k क्या है, k इज अ नॉन जीरो स्केलर। सो z का वैल्यू k है, अब ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर b में पुट करो, यहां से आपको y मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर b एम्प्लॉइज 121y माइनस 11k इक्वल टू 33। इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी अगर करेंगे तो गलती हो सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी स्टेप्स जल्दी से सॉल्व करने को जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो। तो ये देखो राइट हैंड साइड में हमने सब कुछ शिफ्ट कर दिए, और राइट हैंड साइड में देखो न्यूमरेटर में से 11 कॉमन ले लिए, और 11 121 में डिवीजन करो। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेंगी। तो यहाँ पे हमें y फाइनली मिल जाएगा 3 प्लस k बाय 11, तो ये हमें y मिल चुका है। ठीक है, तो हमें सिस्टम को सॉल्व करना था और सॉल्व करके x y z फाइंड आउट करना था, तो ये है y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k। z हमने ऑलरेडी इसके पहले मेंशन किया है विच इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ k की फॉर्म में ही सॉल्व होगा क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, तो वो आप कोई भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, k के फॉर्म में निकालो या s के फॉर्म में निकालो, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको k यूज़ करना है। ठीक है, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए फिलहाल। तो फिलहाल ये हम y और z निकाल चुके हैं, अब हमें x निकालना है। तो अब क्या करो, y और z का वैल्यू इक्वेशन नंबर a में पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर a में हम सब कुछ पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर a में जहाँ पे y है वहाँ y का फ्रैक्शन वाला फॉर्म पुट करो, जहाँ z है वहाँ पे k पुट करो, और अब हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। देखो ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर लिए। अगर आप पूरे इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से ये सॉल्व होगा। अब क्या करो, 55x एक साइड में रहने दो, बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज हम थोड़ा सा इधर साइड में सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाए। काफ़ी ये लंबा प्रॉब्लम है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 55x और राइट हैंड साइड में 35 माइनस ऑफ 80k। अब x इक्वल टू 35 माइनस 80k बाय 55 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में से 5 कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या होता है, ब्रैकेट में रहेगा 7 माइनस ये हो जाएगा दैट इज़ कितना 16k है ना, 16k डिवाइडेड बाय 55। बस यहाँ पे 55 और 5 में डिवीजन करो तो ये हमें फाइनली मिल गया x का वैल्यू 7 माइनस 16k बाय कितना 11, तो x मिल चुका है, तो ये हमारा x है। तो फाइनली क्वेश्चन में सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कहा था, सिस्टम कंसिस्टेंट है ये हमने पहले चेक किए और फिर हमने सिस्टम को सॉल्व किए, और इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सॉल्यूशन कोई भी फॉर्म में निकल सकते हैं। तो हमने ये k के फॉर्म में निकाले और x y z लास्ट में हम ये मेंशन कर लेंगे, x इक्वल टू 7 माइनस 16k बाय 11, y इक्वल टू 3 प्लस k बाय 11 एंड z इक्वल टू k इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम पूरे सॉल्यूशंस में जितने हमने स्टेप्स यूज़ किए हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक सिंगल स्क्रीन पे आ जाए, वैसे बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे तो ये आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, फिर भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। देखो ये ऐसा, तो फाइनली पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी इसके पहले 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लेना, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।